हेलो, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी सीए। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। एंड ये हमारा नोबेल प्राइज़ का जो पूरा सीरीज़ चल रहा था उसका लास्ट पार्ट है। सो आज हम इसको फिनिश कर लेते हैं। देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स फील्ड में नोबेल प्राइज़ 2023 के लिए किसको दिया गया है। सो द अवार्ड इज़ गिवन टू क्लॉडिया गोल्डन एंड इन्हें ये प्राइज़ दिया गया है फॉर हैविंग एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ विमेंस लेबर मार्केट आउटकम्स। मतलब अभी तक जो विमेंस का पार्टिसिपेशन रहा है लेबर मार्केट में, जो पूरा इकोनॉमी का पास्ट 2000 ईयर्स का जो इनका पार्टिसिपेशन रहा है उसके ऊपर जो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है कि भाई कब कम रहा है, कब ज़्यादा रहा है, क्यों रहा है, इस तरह की जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी क्रिएट करने में हेल्प की है बाय द क्लॉडिया गोल्डन एंड उनकी रिसर्च। यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ पर और आपका फोकस किया अपनी रिसर्च को, दैट इज़ पे गैप। उन्होंने अपनी रिसर्च के अंदर ये भी फाइंड आउट किया है कि क्यों मेन और विमेन के बीच में जो पे गैप है, मतलब जो सैलरी उनको मिलती है मेन और विमेन को, उनके बीच का जो ये सैलरीज का डिफरेंस है ये आपका कम नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। इवन आपकी जो विमेन्स हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड होती जा रही हैं देन द मेन इन द हाई इनकम कंट्रीज़। ठीक है, अब ये जो रिसर्च उन्होंने की है वो उन्होंने की है फोकस्ड ऑन यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन ये देखा गया है कि उनकी जो रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं दैट आर एप्लीकेबल टू मैनी अदर कंट्रीज़ ऑल्सो। ठीक, सो हम देख लेते हैं इनकी क्या की फाइंडिंग्स हैं। एंड जो इनकी ये रिसर्च है ना, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, बिकॉज इसे आप अपना विमेन की जो अभी सिचुएशन है उसको आप एक्सप्लेन करने में आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सो पहले अब हम देख लेते हैं कि इनकी रिसर्च फाइंडिंग में मिस गोल्डन ने क्या हमें समझाया है कि जो अर्ली 20th सेंचुरी का जो स्टार्ट था वहाँ तक आपकी जो विमेन पार्टिसिपेशन है इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द लेबर मार्केट वो कैसी रही है। ठीक, सो मिस गोल्डन की जो अंडरस्टैंडिंग के लिए जो इन्होंने बुक अपनी पब्लिश की है ना, उस टाइम पे उन्होंने बताया है कि 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, ठीक है, या फिर उसी के टाइम के आसपास 20th सेंचुरी में जो मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स थे वो ये बिलीव करते थे कि जैसे जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी ना वैसे वैसे विमेंस का पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स वो इंक्रीज़ होता रहेगा। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, आपकी कंट्री ग्रो करेगी, विमेन ज़्यादातर घरों के अलावा बाहर आकर जॉब्स वगैरह में पार्टिसिपेट करेंगी, जॉब्स वगैरह करेंगी। ठीक है, ऐसा बिलीव किया जाता था। लेकिन मिस गोल्डन ने ये बताया अपने जो भी ओल्डर डाटाज़ है ना, यूनाइटेड स्टेट्स की जो भी ओल्डर डाटाज़ है उनको रिसर्च करके उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, इंडस्ट्रियलाइजेशन आपकी कब हुई थी, 1800s में हुई थी ना। सो उसके आसपास से टाइम से पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो उस टाइम पर ज़्यादातर जो विमेंस काम करती थी दे वर मोर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एंड वेरियस कॉटेज इंडस्ट्रीज़। इस सेक्टर में उनका ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता था। ठीक है, ये उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी जहाँ वो कंट्रीब्यूट करती थी। लेकिन ये बाद में देखा गया कि जैसे जैसे आपकी कंट्री का ग्रोथ हुआ, मतलब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके कंट्रीज़ में होने लगा तो ज़्यादातर काम आपका कहाँ शिफ्ट कर गया, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू फैक्ट्रीज़ में शिफ्ट हो गया। सो जैसे आपके पुराने वाले रिसर्चर्स का बिलीव था कि भाई अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो विमेन का पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा, लेकिन देखा ये गया एक्चुअल प्रैक्टिस में कि जैसे जैसे आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था वैसे वैसे विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो डिफ़िकल्ट होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। बिकॉज वो इसलिए हो रहा था क्योंकि अब जो काम था ना वो एग्रीकल्चरल फील्ड की जगह पर फैक्ट्रीज़ में होने लग गया था। सो उन्हें अगर काम पे जाना भी है तो उन्हें अपने घर पर जो भी काम वगैरह है, अपना जो भी वो हाउस होल्ड की ड्यूटीज़
अपनी परफॉर्म करती हैं, वर्क परफॉर्म करती हैं, उन सबको छोड़कर उन्हें स्पेशली फैक्ट्रीज़ में जाना पड़ेगा। एंड उसके लिए भी उन्हें क्या करना पड़ता था, ट्रैवल करना पड़ता था, जिसकी वजह से, इन डिफ़िकल्टीज़ की वजह से उनका जो पार्टिसिपेशन है वो क्या होने लग गया, डिक्रीज़ होने लग गया आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, लेकिन यही ट्रेंड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, 1900s की बात कर रहे हैं, 1900 से 1950 के आसपास का, ऐसे आप अराउंड समझ लो, अर्ली स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में ये जो ट्रेंड था कि वुमेन की पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गई है, ये आपका रिवर्स कर जाता है। इन द अर्लियर 20th सेंचुरी जो वुमेन्स थी उनका जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज़ होने लगा इन द सर्विस सेक्टर। ठीक है, सो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ उनकी पार्टिसिपेशन थी, एग्रीकल्चरल वर्क एंड द कोटेज इंडस्ट्रीज़ में। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद पार्टिसिपेशन कम हुआ, लेकिन अर्ली 20th सेंचुरी में उनका पार्टिसिपेशन फिर से इंक्रीज़ हुआ इन द सर्विस सेक्टर। ठीक है, सो मिस गोल्डन ने अपनी रिसर्च में ये बताया है कि दो ऐसे बड़े फैक्टर्स हैं, टू क्रूशियल ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वुमेन जो हायर एजुकेशन लेने के लिए जाती हैं या कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को एक्सेस करती हैं, दैट बेसिकली डिपेंड ऑन द मैरिज एंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ठीक, ये ऐसा उन्होंने क्यों कहा, दैट इज़ बिकॉज कि जब अर्लियर 20th सेंचुरी की बात चल रही है ना, अर्लियर 20th सेंचुरी का जब टाइम चल रहा था, उस टाइम पर जो 20% विमेंस हैं वो काम पर जाती थी, लेकिन उन 20% विमेन का जो एम्प्लॉयमेंट हो रखा था, जो वो जॉब पर जा रही थी, दे वर मोस्टली अनमैरिड विमेंस, मतलब ओनली 5% विमेंस वर मैरिड एट दैट टाइम। ठीक है, सो अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम पर जब विमेन काम करने जा भी रही है ना, हमने कहा कि थोड़ा बहुत ग्रोथ हुआ है उनका पार्टिसिपेशन में अर्ली 20th सेंचुरी में, तो देखा गया कि जो मैरिड विमेन है ना वो ज़्यादातर काम पे नहीं जा रही है। कौन जा रही हैं, अनमैरिड विमेन जा रही हैं। सो इसीलिए उन्होंने कहा है कि विमेन आपकी कितना हायर एजुकेशन में हायर एजुकेशन के लिए जाती हैं या कितना वो जॉब के लिए जाती है, दैट इज़ अफेक्टेड बाय मैरिज। ठीक है, ये इस तरीके से उन्होंने अपना पॉइंट भी प्रूव किया है। एंड उन्होंने और भी चीज़ें प्रूव की, सिर्फ इतना ही डाटा से उन्होंने प्रूव नहीं किया। उन्होंने बताया कि जो आपके उस टाइम पे अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम पर जो मैरिड विमेंस है ना, उनके लिए स्पेशली लॉज आते थे जिन्हें बोला जाता था मैरिज बार्स। एंड ये जो लॉज होते थे ना, इनकी वजह से जो विमेंस हैं, जो मैरिड विमेन है, स्पेशली जो मैरिड विमेंस हैं, वो अपनी एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू नहीं कर सकती एज टीचर और ऑफिस वर्कर आफ्टर देयर मैरिज। ठीक है, अगर अनमैरिड हो तब तक तो आप अपनी जॉब कर लो, लेकिन मैरिड होते ही उनके ऊपर कुछ लॉज अप्लाई होते थे जिनकी वजह से उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाता था। ठीक है, मतलब उनकी जो जॉब है वो उससे कंटिन्यू नहीं कर पाती थी। लेकिन उस टाइम पे अगर हम सोचें कि क्या ऐसा क्यों किया गया, कंट्रीज़ ने भाई ऐसे लॉज क्यों लेकर आ रही थी, मैरिड विमेन को पार्टिसिपेट क्यों नहीं करने दे रहे, क्या वहाँ पे काम की कमी थी? तो ऐसा आंसर नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आपका 20th सेंचुरी आ रहा था, बिगनिंग थी, उस टाइम पर लेबर मार्केट में बहुत ज़्यादा लेबर की डिमांड थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लेबर की डिमांड थी नहीं, काम की कोई डिमांड थी नहीं तो मैरिड वुमेन को बोल दे अपने घर बैठो, ऐसा नहीं था। लेबर मार्केट में लेबर की डिमांड थी, ठीक है, लेकिन बस मैरिड वुमेन्स को ही एक्सक्लूड कर रखा था कि वो लेबर मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। ठीक, और ये देखा गया है कि जैसे जैसे आपका 1930s का ग्रेट डिप्रेशन का टाइम आया ना, तो इस तरह के लॉज तो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, बल्कि सबसे ज़्यादा आपके जो लॉज हैं इसी ड्यूरेशन में पास किए गए, जिसकी वजह से मैरिड वुमेन वर बार्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द लेबर मार्केट। ठीक है, लेकिन मिस गोल्डन ने कहा कि यही एक सिर्फ रीज़न नहीं है कि आप सिंपली बस ये कह दो मैरिज की वजह से ही विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम था 20th सेंचुरी के बिगनिंग में। उन्होंने कहा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है
जो कि आपका डिसाइड कर रहा था कि जो विमेन है और जो मेन है इनके बीच का जो ये पे गैप है वो बहुत ज़्यादा कम क्यों नहीं हो रहा है, पे गैप डिक्रीज़ क्यों नहीं कर रहा है, उसका अदर जो दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर उन्होंने पॉइंट आउट किया दैट वाज विमेंस एक्सपेक्टेशंस, कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है अपने फ्यूचर कैरियर को लेकर। ये फैक्टर भी आपका डिपेंड कर रहा था उस टाइम पे, अफेक्ट कर रहा था उस टाइम पे विमेन की पार्टिसिपेशन। अब ऐसा क्यों? तो ये बताया गया है कि जो विमेन होती है ना, बेसिकली उनकी एक्सपेक्टेशंस जो भी वो रखती हैं वो उनकी मदर्स की एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती हैं। अगर आपकी मदर जो है, मतलब उस टाइम की जो मदर्स थी उनके अंदर जो है एक्सपीरियंस मतलब इतना फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं थी, वो अपने कैरियर के लिए इतना ओरिएंटेड नहीं थी। उस टाइम पे जो फीमेल्स थी दैट वर मोर फोकस्ड ऑन द हाउस होल्ड वर्क, ठीक। सो इसी वजह से जो उनकी डॉटर्स होती थी उनके अंदर भी यही चीज़ इनकलकेट करती जाती थी। एंड बड़े होने पर जो वो आपकी गर्ल चाइल्ड है उसके पास भी इतना ज़्यादा वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखती थी कि मैं अब अपने फ्यूचर कैरियर के लिए क्या जॉब करूं, क्या रास्ता चुनूं, ठीक है। दे वर ऑल्सो मोर हाउस होल्ड वर्क ओरिएंटेड, ठीक है। सो ये आपका रीज़न दिया गया है कि इन द अर्लियर 20th सेंचुरी जब विमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ रही थी, ठीक है, लेकिन उस टाइम पर भी जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा क्यों नहीं हो रही थी, जबकि इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है आपकी, ठीक है। सो वो रीज़न उन्होंने दिया है। एक और रीज़न उन्होंने बताया है कि जब 1960s के आसपास का टाइम पीरियड आएगा ना, तब आपका वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो सर्विस सेक्टर को छोड़कर, किसको, सर्विस सेक्टर को छोड़कर दूसरे सेक्टर की ओर भी उनका रुख होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब चेंज आएगा। सो अब क्या चल रहा है अभी तक हमारा, एक तो हो गया प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके बाद आ गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वाला टाइम पीरियड, फिर आ गया अर्ली 20th सेंचुरी वाला टाइम पीरियड, और अब आ गया आपका लेट 20th सेंचुरी, मतलब 1960s का टाइम पीरियड की बात चल रही है, ठीक है। सो उन्होंने कहा कि 1960s के एंड पर आते आते क्या होने लग गया कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। एंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से ही विमेन को एक एक्स्ट्रा ग्रेटर कंट्रोल मिल गया चाइल्ड बर्थ के ऊपर, ठीक है। अब वो डिसाइड कर पा रही थी कि उन्हें कब अपना मदर बनना है या अपना कैरियर प्लान करना है, उनका एक ग्रेटर कंट्रोल आ गया था, जिस वजह से जो विमेन है एट द एंड ऑफ 1960s के आते आते उनका जो रुख है वो सर्विस सेक्टर को छोड़कर दूसरी और भी जाने लगा, दूसरी अदर डायरेक्शंस में भी जाने लग गया, जैसे कि लॉ, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, इस तरह के सब्जेक्ट्स भी विमेन ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बताया गया है कि बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी में कौन सा फैक्टर डिसाइड कर रहा था उनका पार्टिसिपेशन, दैट वाज मैरिज। लेकिन 1960s के आते आते जो उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है अदर सेक्टर्स में भी, वो आपका किस फैक्टर की वजह से हो पा रहा है, ड्यू टू द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक। लेकिन अब बात करते हैं आज के प्रेजेंट टाइम की, 21st सेंचुरी की अगर हम बात करें। सो उन्होंने कहा है कि 21st सेंचुरी में जो एक प्रॉब्लम आज भी चल रही है, जो पिछले 200 साल से तो चल ही रही है लेकिन आज भी चल रही है, दैट इज़ जेंडर बेस्ड पे गैप, ठीक है। क्या है? जेंडर बेस्ड पे गैप। अब ये क्या प्रॉब्लम अभी भी चल रही है? सो उन्होंने कहा है, उन्होंने बताया कि देखो अभी भी जब आपके मेन और वुमेन काम करते हैं तो उनको जो सैलरी मिलती है, ठीक है, उन दोनों की ही सैलरी में अभी भी काफ़ी डिफरेंस होता है। मतलब विमेन को जो सैलरी दी जाती है दैट इज़ फार लोअर देन द मेन, चाहे वो दोनों इक्वल काम कर रहे हो। देखो पहले जब वो फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे थे ना, जो भी थोड़े बहुत काम करते थे, उस वक्त भी मेन और विमेन के जो सैलरी थी उनके बीच में पे गैप तो प्रेजेंट था लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, डिफरेंस ज़्यादा नहीं था दोनों के सैलरीज़ में, ठीक। लेकिन जैसे जैसे आपकी कंट्रीज़ की ग्रोथ हुई है तो आपका मंथली पे कॉन्ट्रैक्ट्स जब से ये कॉन्सेप्ट आया है उसके बाद से तो पे गैप जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। एंड ये किस फैक्टर की वजह से हो रहा है? दैट इज़ चाइल्ड बर्थ। ये जो पे गैप आज भी मेंटेन किया जा रहा है बिटवीन द मेन एंड द विमेन की सैलरीज में, वो आपका
चाइल्ड बर्थ फैक्टर की वजह से किया जाता है। वो क्यों? उन्होंने बताया कि देखो इनिशियली जो आपकी मेन और वुमेन जब अभी एक जॉब पर है, ठीक है, उनका दोनों का सेम एजुकेशन लेवल है, दोनों सेम ही प्रोफेशन में है, तो इनिशियल अर्निंग्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं मिलेगा, स्मॉल डिफरेंस होगा। लेकिन जैसे ही एक वुमेन फर्स्ट चाइल्ड को बर्थ देती है, ठीक है, एक मदर वो अपना बनती है, तो देखा गया है कि उनकी जो रेट है सैलरी के इंक्रीज़ करने का, सैलरी एक हर ईयर आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है, तो जिस रेट पर इंक्रीज़ होती है वो इंक्रीज़ करना कम कर देता है जैसे ही पहला बच्चा होता है किसी भी फीमेल को, ठीक है। अगर आप कंपेयर करते हो इसी रेट को, सैलरी के इंक्रीज़ के रेट को अगर आप कंपेयर करते हो विद द मैन, कि उसके भी एक बच्चा है, मैन के भी एक बच्चा है, फीमेल के भी एक बच्चा है, लेकिन देखा गया है कि मैन का जो सैलरी है वो ईयर ऑन ईयर ज़्यादा रेट पर इंक्रीज़ करती है एज़ कंपेयर टू फीमेल जिसका भी एक ही बच्चा है, ठीक है। सो इसके थ्रू उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि आज भी जो मैन और विमेन है उनके बीच में जो सैलरी का गैप है दैट इज़ डिसाइडेड बाय चाइल्ड बर्थ, ठीक है। सो ये फैक्टर है जिसकी वजह से ये पे गैप आज भी कम नहीं हो रहा है। सो ये था उनका रिसर्च फाइंडिंग। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा नोबल इकोनॉमिक्स नोबल के बारे में। एक्चुअल में मैंने ये फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं, डिटेल में आपको पार्ट 1 में मिलेगा, ठीक है। सो जो नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स है ये आपका अल्फ्रेड नोबेल की विल के द्वारा जो दिए गए नोबेल प्राइजेज़ हैं उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल ने जो अपनी विल में लिखा था कि भाई इस फील्ड के अंदर नोबेल प्राइज़ देना है, उन्होंने इकोनॉमिक के फील्ड का मेंशन नहीं किया था। तो फिर ये कौन देता है? ये प्राइज़ दिया जाता है बाय स्वीडन्स सेंट्रल बैंक, इन्हीं के नाम पर ही इस प्राइज़ का नाम रखा गया है। हुआ क्या था कि 1968 में जो नोबेल फाउंडेशन है जो कि नोबेल प्राइज़ देती है, यही नोबेल फाउंडेशन आपकी अल्फ्रेड नोबेल की जो विल है उसको इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। इसे 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक दैट इज़ स्वेगेरियस रिक्सबैंक ने डोनेशन प्रोवाइड की थी, ठीक है। एंड इसी डोनेशन देने की वजह से ही आपका ये जो प्राइज़ है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया और इसे फॉर्मली कहा जाता है स्वेगेरियस रिक्सबैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। सो ये तो एक लेमन टर्म्स में हम बोल देते हैं नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, लेकिन फॉर्मली इसे बोला जाता है स्वेगेरियस रिक्सबैंक इन इकोनॉमिक साइंसेस, ठीक है। एंड ये भी दिया तो जाता है इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। अब हम अगर बात करें मिस गोल्डन की, तो ये आपकी थर्ड विमेन है जिन्हें ये ऑनर मिला है, नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, ये थर्ड फीमेल है जिन्हें ये मिला है। अर्लियर 2009 में एलिनोर ऑस्ट्रॉम जो फीमेल थी उन्हें भी ये प्राइज़ दिया गया था, एंड 2019 में एस्थर डुफ्लो इनको भी ये प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। सो ये था पूरा आपका टॉपिक। यहाँ पर आज हमारा नोबेल प्राइज़ की जो सीरीज़ है वो ख़त्म होती है। आई होप ये आपके लिए कुछ यूज़फुल रही होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप स्टडिंग, बाय।